In the heart of New Delhi, at 4th Logistics and SCM Summit, one session stood apart. Not a panel, not a speech, but a conversation. A candid fireside chat on ease of doing business in the era of Modernomics 3.0. On one side, veteran journalist Prachi Priya. On the other, a reform leader Abhijit Sinha, project director, National Highways for Electric Vehicles, and program director, Ease of Doing Business, which followed bold ideas, sharp insights, and a vision for Viksit Bharat 2047. Abhijit Sinha began with a bold note: Modernomics 3.0 is not just about one tenure, it's about continuity of reforms that outlast governments. मोदी इकोनॉमिक्स पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये तीसरा कालखंड चल रहा है उनका। अभी हमारे 2014 से आपने जैसा बताया कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं, आपने 2 सेशन उनके देख लिए हैं, हम सब ने देख लिए हैं। तो जो 3.0 इकोनॉमिक्स है मोदी जी की, यानी कि मोदी इकोनॉमिक्स 3.0, उस पर आप क्या कहेंगे? मोदी इकोनॉमिक्स इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वन टेन्योर। अगर मैं टेन्योर को टाइम स्पेस में डिवाइड करूं तो 2014 से 2019 तक का जो टेन्योर रहा, फर्स्ट टेन्योर, वो टेन्योर बेसिकली रिफॉर्म्स के ऊपर था। जो चीज़ें ओवर द काउंटर लाइन लगाकर की जाती थी, डिफरेंट सर्विसेज, पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक, कारोबारी सहमतियों से लेकर के एनवायरमेंट क्लियरेंस तक, उन सबको ओवर द पोर्टल शिफ्ट किया गया। Taking it further, he explained how logistics sits at the heart of Modernomics. फिर इसका लॉजिस्टिक्स से कैसे लेना देना है? मतलब थोड़ा स्ट्रेट सरल होकर के ज़रा अगर आप बता दें। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आप देख लीजिए, उनको करीब 90-95% तक उसका काम पूरा किया जा चुका है पीएम गति शक्ति के अंदर, जो 2021-22 में अनाउंस हुए थे। सो ये मोदी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वही सरकार इस तरह की इकोनॉमिक्स को पिक कर सकती है जिसे कॉन्फिडेंस हो कि हम अगले 3 टर्म तक होंगे। अदरवाइज एक छोटा सा साइकिल चूज करेगी जिसमें सब कुछ डिलीवर हो जाता है बाय द एंड ऑफ 5th ईयर। यहाँ ऐसी चीज़ों के एम्बिशंस पिक किए गए जिनकी डिलीवरी 8 साल, 9 साल, 10 साल तक है, लेकिन कंक्रीट डिलीवरी। When asked about sustainability, he shared a powerful reminder that growth and green must move together. NHEV के साथ आपको वक्त हो गया है, आपने काफ़ी पायलट प्रोजेक्ट्स पे अपने काम किए, इंटेंसिवली आप काम करते आ रहे हैं। इस तरीके की इकोसिस्टम, क्योंकि अभी तो इंडिया में इस तरीके का इकोसिस्टम है नहीं कि हम पूरी तरीके से रिलायबल हो जाएं, मानते हैं इस बात को? डिकार्बोनाइजेशन ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, अगर आप डिकार्बोनाइज नहीं करेंगे नेशनल लेवल पर, तो अभी आप पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर इतनी डिबेट हो रही है। अगर आपकी इकोनॉमी का स्केलेटन डीजल पे चलता है, पेट्रोल पे चलता है, तो आप कितने समय जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में अनशेकन रह सकते? ये इतना बड़ा सवाल है कि सिर्फ इंडिया नहीं, हर एक देश अपने अपने तरीके से अपनी मोबिलिटी को, अपने फ्रेट को, अपने लॉजिस्टिक को डिकार्बोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। और जब आप इसको करने जाते हैं तो आपके पास एक तरफ ट्रेन है, दूसरी तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, और तीसरी तरफ आपके हाईवे। सो क्या बिना इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए हुए हम डिकार्बोनाइज कर सकते? और नॉट ओनली इलेक्ट्रिक हाईवे, ग्रीन हाईवेज, हाइड्रोजन भी उसका कंपोनेंट है, इथेनॉल भी उसका कंपोनेंट है, बहुत सारे उसके कंपोनेंट हैं, LNG है, CNG है। सो एनीथिंग विच शिफ्ट्स यू फ्रॉम डीजल और पेट्रोल टुवर्ड्स अ लेस emission and cleaner fuel is basic mobility. On green mobility, his vision was futuristic yet practical: electric highways, clean transport corridors, and zero-emission freight. मैं एक कोट करना चाहूँगी। प्रधानमंत्री ने कभी अपने किसी स्पीच में कहा था कि आने वाले सालों में, यानी कि 22 साल और अभी बच रहे हैं हमारे सेंटेनरी होने में आज़ादी के, कह रहे हैं कि ऊर्जा इंडिपेंडेंट हो जाएगा पूरी तरीके से, हम लोग पूरी तरीके से एनर्जी के क्षेत्र में जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हाउ डू यू थिंक ऑफ दैट? कैसे पॉसिबल है? एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड लॉजिस्टिकल कॉस्ट को कम करना, ये दोनों टॉप प्रायोरिटीज़ में होंगी कि भारत क्या रास्ता इस्तेमाल करेगा अपने इकनॉमी को, अपने हाउस होल्ड को, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को, सीमेंट को, और ब्राउन फील्ड एंड ब्राउन इंडस्ट्रीज़ को ग्रीन इंडस्ट्री बनाने के लिए। रिन्यूएबल पे हम कितना काम कर रहे हैं, माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर पे हम कितना काम कर रहे हैं। सो सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि अगर ये अचीवमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट बहुत हाई है, इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो इसकी प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ टॉप प्रायोरिटी, कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर
वो एनर्जी ट्रांजिशन अपनी इकोनॉमी को दे सकें जो न सिर्फ हमारा ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस करे बल्कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी सिग्निफिकेंटली कम करे। And when the discussion shifted to geopolitics, let's listen to what he shared. अभी हाल ही में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, तो चाइना के साथ हमारी जो बातचीत हुई थी उसको आप लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना सकारात्मक देखते, कैसे देखते हैं आप उसको? इस वक्त इकोनॉमिक्स को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के ऊपर चल रही थी या हमारे नॉर्थ ईस्ट के साइड में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं भूटान को इंडिया होते हुए बांग्लादेश से जोड़ने के, इन दोनों सेगमेंट में आने वाले समय में अगर हम 2 कॉरिडोर भी स्टार्ट कर पाते हैं तो इंडिया की लॉजिस्टिक रेवेन्यू, लॉजिस्टिक इनपुट, थ्रूपुट, यील्ड तीनों बढ़ेंगे। The fireside chat delivered a clear message: Modernomics 3.0 are reforms with continuity, logistics with technology, and growth with sustainability. And with that, the room was left inspired, looking at a Bharat that is not just growing, but transforming on the road to Viksit Bharat 2047. Stay tuned with Cargo Insights TV for more such updates.